हेलो एंड वेलकम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन ऑन टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या कॉजेस है, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे हम पेप्टिक अल्सर के। ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को अगर आपको कहीं भी लगता कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपने डाउट सेशन को या फिर कोई भी टॉपिक को आप कमेंट में टाइप करके भेज सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। पेप्टिक अल्सर बेसिकली क्या है? पेप्टिक अल्सर एक ओपन सोर है। ओके, सोर यानी कि हम कह सकते हैं एक नॉर्मल अपने कॉमन लैंग्वेज में छाले। ओके, एक ओपन सोर, एक ओपन घाव जो हो जाता है हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग में। ओके, आप देख सकते हैं स्टमक के इनर लाइनिंग में क्या होता है, कोई घाव या कोई अल्सर हो जाता है। और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अपर पार्ट है यानी कि ड्यूडेनम जो है, जब वहां पे कोई अल्सर हो जाता है तो उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। ओके, या फिर हमारे ईजोफेजस में। ओके, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर बेसिकली क्या है? पेप्टिक अल्सर एक ओपन सोर है जो कि हमारे स्टमक में होता है, ड्यूडेनम में होता है। यानी कि ड्यूडेनम क्या है? एक स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है बेसिकली। और हमारे ईजोफेगस में जब हो जाता है उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। ओके, और जब भी हमारे स्टमक में अल्सर होता है तो उसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। ओके, और जब भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई अल्सर होता है उसको कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। ओके, तो बेसिकली क्या है, हमारे टाइप्स हैं पेप्टिक अल्सर के। एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर जो कि स्टमक में होता है। ओके, और एक होता है ड्यूडेनल अल्सर यानी कि जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, आगे देखते हैं हम इसमें। आगे है सिम्टम्स, यानी कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं। फर्स्ट सिम्पटम है आपका बर्निंग स्टमक पेन, यानी कि जो भी स्टमक पेन है, जब पेट में दर्द हो रहा है, वो एक बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा जलन भी हो रही है उसमें। ओके, फीलिंग ऑफ फुलनेस, ब्लॉटिंग और बेल्चिंग, यानी कि मतलब क्या है कि आपका जो पेट है काफी ज्यादा भरा भरा फील होगा, आपको लगेगा आपने कुछ भी खाया भी नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको पेट बहुत ज्यादा फुल लगेगा आपका। ओके, इंटॉलरेंस ऑफ फैटी फूड, यानी कि ऐसे फूड जो जिसमें फैट ज़्यादा होता है। ओके, आप जब उसको लेते हैं तो हो सकता है कि आप वॉमिटिंग हो जाए, आपका जो बॉडी है बेसिकली, आपका जो स्टमक है बेसिकली उस फैटी फूड को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज़ ऑफ अल्सर और बिकॉज़ ऑफ सोर। ठीक है? इस वजह से आपको क्या हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है। हार्टबर्न, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको जलन होगी। ओके, पेन में बी वर्स एट नाइट और व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, यानी कि रात के समय में क्या हो सकता है, ये पेन बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा ही सीवियर हो सकता है। और ये ज्यादा कब होता है, जब आपका पेट बहुत ज्यादा खाली होता है। ओके, आपने कुछ नहीं खाया लेकिन रात में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, आपको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है आपको। और लॉस ऑफ एपेटाइट एंड अनइंटेंडेड वेट लॉस। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब होता है भूख ना लगना। ओके, और अनइंटेंडेड वेट लॉस मतलब होता है कि आपका क्या कहते हैं, आपकी इंटेंशन नहीं है वेट लॉस होने के लिए, बट वेट ऑटोमेटिक लॉस हो रहा है। यानी कि आप नहीं चाहते कि वेट लॉस हो। ओके, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं तो हो सकता है वो वॉमिटिंग हो जा रहा है, हो सकता है बहुत ज्यादा अंदर ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेट लॉस होने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में लेस ऑफन अल्सर्स में कॉज सीवियर साइन और सिम्टम्स सच एज। हो सकता है कुछ ऐसे कंडीशंस में कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमें इसके अलावा दिख सकते हैं। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है ये? वॉमिटिंग और वॉमिटिंग ब्लड, यानी कि वॉमिटिंग में क्या हो सकता है, ब्लड आ सकता है और उस ब्लड का जो कलर है वो रेड भी हो सकता है या फिर ब्लैक भी हो सकता है। ओके, डार्क ब्लड इन स्टूल, यानी कि जो भी स्टूल कर रहे हैं बेसिकली, जो भी हमारी पॉटी है बेसिकली, उस स्टूल में क्या हो सकता है, जो ब्लड का कलर है वो काफी ज्यादा डार्क हो सकता है। ट्रबल ब्रीथिंग, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फीलिंग फेंट, यानी कि चक्कर आपको आ सकते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग। ओके, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि क्या हो सकता है कि वेट लॉस बहुत भारी मात्रा में हो सकता है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए हो सकता है, बार बार आपका वेट लॉस हो जा रहा है। ओके, एपेटाइट चेंज, यानी कि आपको भूख जो लगती थी वो भूख नहीं लग सकती। जो पहले आपको नॉर्मल अल्सर से पहले आराम से भूख लगती थी आपको, दिन में 3 या 4 बार खा लेते थे, बट आपको अब एक टाइम भी प्रॉपर भूख नहीं लगती, उसको कहते हैं एपेटाइट चेंज। ओके, इसके बाद है कि कौन-कौन से कॉजेस हैं, कौन-कौन सा रीज़न है, कारण है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होते हैं। जैसे कि प्राइमरी कॉज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर इज़ द इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यानी कि जो प्राइमरी कॉज़ है इस पेप्टिक अल्सर होने का, वो ज़्यादातर क्या है कि एक बैक्टीरियम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हम कहते हैं एच पाइलोरी। इसकी वजह से हमें अल्सर होने के चांसेस होते हैं। ओके, ये क्या काम करता है? ये बैक्टीरियम जो है हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या स्टमक की जो हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है, जो हमारे प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को बेसिकली, ओके, उसको वीक कर देती है।
और साथ-साथ क्या होता है कि स्टोमक एसिड क्या होता है, स्टोमक एसिड की वजह से हमारा जो अल्सर है, हमारे पेट में जो अल्सर हो रखा है या सो रखा है, उसको और ज़्यादा डीप कर देती है और ज़्यादा उसको स्प्रेड कर देती है। ठीक है? ओके, ये होता है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी बेसिकली क्या है? एक बैक्टीरियम है जिसको हम बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके, और ये क्या कॉज़ कर रहा है? ये हमारे म्यूकस लाइनिन को अफेक्ट कर रहा है और साथ-साथ क्या हो रहा है इसकी वजह से जो हमारा स्टोमक एसिड है, ओके, यानी कि जो हमारा एचसीएल है, एचसीएल की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टोमक है वो ज़्यादा और डैमेज हो रहा है। हमारे स्टोमक में जो भी अल्सर है वो ज़्यादा और स्प्रेड हो रहा है और वो बढ़ रहा है। ठीक है? इसके बाद है रेगुलर यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, यानी कि ये जो हमारे ड्रग्स हैं, अगर हम एनसेड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, हमेशा यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर यूज़ में इसको लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें अल्सर होने के चांसेस हैं। एनसेड्स बेसिकली ऐसे ड्रग्स हैं जो ज़्यादातर हम पेन रिलीवर के लिए यूज़ करते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर टेम्परेचर को टाइम या क्या कह सकते हैं फीवर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि अगर पेन हमें होता है तो हम क्या कहते हैं कोई मेडिसिन लेते हैं, वो एनसेड्स होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कहीं हो गया उसके लिए हम जो एक मेडिसिन ले रहे हैं उसको भी हम एनसेड्स कहते हैं, ठीक है? तो अगर एनसेड्स हम रेगुलर यूज़ में ले रहे हैं तो मे बी हो सकता है हमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हैं, ठीक है? इसके बाद है अदर रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग स्मोक, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, स्ट्रेस एंड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्सर, यानी कि हो सकता है कुछ और रीज़न हो, ज़रूरी नहीं आपको एच पाइलोरी की वजह से हो सकता है कोई और रीज़न भी हो सकता है जैसे कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल कंज़प्शन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल इंटेक करते हैं, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा होता है और साथ-साथ क्या है फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्सर, यानी कि हमारे फैमिली में किसी को अगर अल्सर है तो। अगर हम इसमें देखें कि स्ट्रेस और स्पाइसी फूड डू नॉट कॉज़ पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो स्ट्रेस है और स्पाइसी स्पाइसी फूड अल्सर को कॉज़ नहीं करते, बट ये क्या कर सकते हैं, दे कैन मेक योर सिम्पटम्स वर्स, यानी कि आपको अगर अल्सर है और अल्सर के टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर आप स्पाइसी फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो हो सकता है अल्सर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, यानी कि अल्सर और ज़्यादा अनट्रीटेबल हो जाए। ओके, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है अल्सर बहुत ज़्यादा और स्प्रेड हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है? आगे है इसमें आगे है कॉम्प्लिकेशंस। क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इंटरनल ब्लीडिंग है, ओके? यानी कि अगर नॉर्मल है, अगर अल्सर है, सोर है हमारे स्टमक में, तो हो सकता है वहाँ ब्लीडिंग होगी, ओके? ब्लीडिंग होगी तो नॉर्मली है, अनीमिया होने के चांसेस हैं, यानी कि खून की कमी हो सकती है और साथ-साथ इसकी वजह से हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज़ हो जाओ और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़े, ओके? इसके बाद है इसमें होल, जिसको कहते हैं परफोरेशन, यानी कि हमारे स्टमक में हो सकता है एक होल बन जाए, एक जिसको हम बोलते हैं परफोरेशन, ओके? और पेप्टिक अल्सर कैन ईट अ होल थ्रू परफोरेट द वॉल ऑफ योर stomach or small intestine, putting you at a risk of serious infection of your abdominal cavity, पेरिटोनाइटिस, यानी कि हो सकता है पेप्टिक अल्सर की वजह से आपका जो स्टमक है वो ज़्यादा उसमें होल जो है वो ज़्यादा और स्प्रेड हो जाए, बढ़ सकता है होल, ओके? और साथ-साथ क्या होता है जो आपका एक पेरिटोनियम लेयर होती है, एब्डोमेन की जो लेयर होती है हमारी पेरिटोनियम लेयर, उसको भी इन्फेक्ट कर सकती है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस, ओके? आप इसमें देख सकते हैं पेरिटोनाइटिस में आईटीआईएस है, तो आईटीआईएस यानी कि आइटिस आपको किसी भी वर्ड के आगे लगे तो उस वर्ड का मतलब है आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, ओके? और पेरिटोन मतलब आपका पेरिटोनियम लेयर, तो पेरिटोनियम लेयर में इन्फ्लेमेशन यानी कि पेरिटोनाइटिस, ठीक है? आगे है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट। इसमें क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर कैन ब्लॉक पैसेज ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, causing you to become fully easily to vomiting and to lose weight either through a swelling from inflammation or through scarring, यानी कि हो सकता है पेप्टिक अल्सर आपके जो क्या कह सकते पैसेज ऑफ फूड है, यानी कि जो फूड आगे बढ़ने का जो रास्ता है बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, ओके, उसको ब्लॉक कर दे, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बेसिकली जो हमारा खाना कहाँ से बढ़ रहा है हमारा ड्यूडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली, ओके? तो वहाँ पे हो सकता है उसको वो ब्लॉक कर दे पेप्टिक अल्सर, और जब वो ब्लॉक कर देगा तो हमें क्या होगा, तो पेट भरा-भरा हमें फ़ील होगा, ओके? प्रॉपर जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ओके? और हमें जो पेट है वो अच्छे से बहुत ज़्यादा फुली लग रहा है, ओके? और आपका प्रॉपर क्या हो रहा है, जो आपका वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है? इसके बाद है गैस्ट्रिक कैंसर।
गैस्ट्रिक कैंसर वैसे ज़्यादातर केसेस में नहीं होते हैं, बट गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक अल्सर को वैसे एक स्टडी के तौर पे देखा भी गया है कि जिस ऐसे लोग जिनको जो इन्फेक्टेड होते हैं एच पाइलोरी की वजह से, तो उनका रिस्क बढ़ जाता है गैस्ट्रिक अल्सर का, तो सॉरी गैस्ट्रिक कैंसर का। ओके, इसके बाद है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमें डॉक्टर क्या रिकमेंड करेगा पेप्टिक अल्सर के लिए, तो एंडोस्कोपी रिकमेंड करेगा। पहले तो एंडोस्कोपी क्या है, एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसमें कैमरा लगा होता है, एंडोस्कोप लगा होता है, वो हमारे इजोफेगस के जरिए फूड पाइप के जरिए हमारे स्टमक में जाता है, और उस कैमरे से क्या होता है, उस अल्सर को विजुअलाइज कर लेते हैं, उसको अच्छे से हम एग्जामिन कर लेते हैं, उसको उसके डीप के बारे में पता कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा है, कितना ज़्यादा डीप है अल्सर, ओके? और साथ-साथ क्या है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज़ में हम क्या कर सकते हैं, एक्स-रे कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं हम इसमें ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या-क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशंस हैं। कौन-सी मेडिकेशंस हैं? प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर बेसिकली क्या काम कर रही हैं? ये हमारे जो स्टमक एसिड है, बेसिकली उसका जो प्रोडक्शन है, उसको कम कर रही हैं, रोक रही हैं, ताकि जो हीलिंग है वो प्रमोट हो सके, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है? उसके बाद एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब टू इरेडिकेट एच पाइलोरी इन्फेक्शन, यानी कि हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इरेडिकेट मतलब खत्म करना या कम करना बेसिकली। ओके, तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली आपको पता ही इन्फेक्शन को कम करने के लिए दिया जाती है। तो एंटीबायोटिक जो भी हम दे रहे हैं, तो एच पाइलोरी की इन्फेक्शन को खत्म कर रहे हैं, इरेडिकेट कर रहे हैं। H2 ब्लॉकर यानी कि हिस्टामिन 2 ब्लॉकर बेसिकली क्या काम कर रही हैं? ये वही सेम वही चीज़ है। स्टमक एसिड प्रोडक्शन को कम कर रही हैं, रोक रही हैं, ठीक है? क्योंकि अगर स्टमक एसिड यानी कि अगर अल्सर है, तो स्टमक एसिड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और उस समय जो स्टमक एसिड है, उसका जो पीएच लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, यानी कि एसिडिक फॉर्म में हो जाता है। नॉर्मल पीएच जो हमारा एचसीएल का जो हमारे पीएच होता है वो होता है 7, जो न्यूट्रलाइज़ का एक वैल्यू है। यानी कि अगर एचसीएल की वैल्यू 7 दिखा रहा है, तो यानी कि न्यूट्रलाइज़ है। इसको कोई कोई आपको हार्म नहीं है इससे, ओके? लेकिन अगर 7 से नीचे आ जाता है, 4, 3, 2, 1 पे आ जाता है, तो मतलब आपका एचसीएल बहुत ज़्यादा एसिडिक फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट कर रहा है। इसके वजह से हम देखते हो ना, एसिडिटी क्रिएट होती है हमें, बहुत ज़्यादा एसिडिटी फॉर्म होती है, ओके? तो अगर अल्सर के टाइम में बहुत ज़्यादा स्टमक जो एचसीएल है बेसिकली क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक फॉर्म में और ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो और आपके अल्सर को और वर्स कर रहा है, और ज़्यादा खतरनाक कर रहा है, बेकार कर रहा है। एंटासिड क्या कर रहा है? एंटासिड भी सेम वही चीज़ कर रहा है कि आपके स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर रहा है। अभी इससे पहले हमने देखा कि ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, स्टमक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, लेकिन एंटासिड क्या कर रहा है कि स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर रहा है, यानी कि 7 पे लेके आ रहा है। ओके? इसके बाद है कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस से हम अपने आप को या किसी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि अवॉइड एनसेड्स एंड स्मोकिंग सेसेशन, यानी कि हमें कोशिश करानी है कि एनसेड्स को बिल्कुल कम करना है या अवॉइड ही करना है, और स्मोकिंग को बिल्कुल खत्म कर देना है। इसके बाद है रिड्यूसिंग अल्कोहल एंड कैफीन इनटेक, यानी कि जो भी अल्कोहल का इनटेक होता है उसको बिल्कुल कम करना है, और कैफीन जो कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको बिल्कुल हमें कम कर देना है या अवॉइड करना है। मैनेजिंग स्ट्रेस एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट, यानी कि कोशिश करना है कि स्ट्रेस हमें नहीं लेना है, और हेल्दी डाइट प्रॉपर हमें लेनी है। जैसे कि मैंने बताया, फिर से याद रखिएगा, स्ट्रेस कभी भी पेप्टिक अल्सर कॉज़ नहीं करता, बट अगर आपको पेप्टिक अल्सर है, तो स्ट्रेस की वजह से वो अल्सर जो आपके स्टमक में या आपके ड्यूडेनम में या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में हो रखा है, उसको और उसको और बिगाड़ सकती है और उसको वर्स कर सकती है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं तक था, और पेप्टिक अल्सर यहीं खत्म होता है। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में कौन से ऐसे कुछ डाउट्स लगे, या वीडियो में आपको लगा कि नहीं ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए। और आपको अपने अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक चाहिए इस चैनल में, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।